नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। सियासत में समुदाय का विशेष महत्व होता है और जब बात समुदाय विशेष की होती है यानी कि अल्पसंख्यकों की, तो सभी दल सियासत में सिरमौर बनने के लिए उस समुदाय विशेष को अपने साथ लाने के लिए सारे तिकड़म अपनाते दिखते हैं। लेकिन लगता है बिहार में बहार लाने वाली पार्टी तुष्टीकरण से तौबा कर रही है। पार्टी के पुराने नेता कह रहे हैं काम हम करते हैं, वोट किसी और को मिल जाता है। अब इस बयान से जेडीयू बिहार की सियासत में अपनी दशा और दिशा बदलने को तैयार दिख रही है या बीजेपी के साथ का प्रभाव दिखा रही है, ये तो समय के साथ पता चलेगा। लेकिन सवाल तो पूछेंगे कि क्या काम का इनाम नहीं मिल रहा और इससे काम करने वाले के मन में टीस है। लेकिन पहले देखिए चल क्या रहा। जेडीयू को अल्पसंख्यक नहीं देते वोट। अल्पसंख्यक समुदाय के वोट वोट नहीं देते हैं। नीतीश कुमार वोट नहीं देते हैं। ये सब गलत फहमी में मत रहिएगा। मुगालते में हम लोग नहीं है कि आप देते हैं, पहले नहीं देते। जितना काम उतना वोट नहीं। लेकिन जितना काम किया, ललन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री का कहना था कि जितना काम नीतीश जी ने कहा है उस हिसाब से हमें वोट नहीं मिल पाता है। मुसलमान एनडीए को वोट नहीं देते। सबका साथ सबका विकास पे काम करते हैं, सबका विश्वास पे काम करते हैं, लेकिन इन कामों का उन धर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक भी वोट नहीं करते। हम लोग पहले से कहते हैं। उपचुनाव में नीतीश को सबका वोट मिला। कैमूर जिला से आता हूँ। रामगढ़ विधानसभा मेरे बगल में है। मेरे बड़े भाई अशोक सिंह चुनाव जीते हैं, उनसे भी आप बात कर सकते हैं। बूथ वाइज देख सकते हैं, हर जगह हर बूथ पे लोगों ने वोट किया है। बीजेपी के साथ रहते बदल गई भाषा। जहाँ है उस हिसाब की भाषा वो बोल रहे हैं। अब नफरत फैलाने वालों के साथ तो ललन सिंह जी हैं, तो नफरत की बात ना करेंगे। क्या काम का नहीं मिलता पुरस्कार? सवाल तो पूछेंगे। एक खेमा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा है और दूसरा खेमा तुष्टीकरण से शायद तौबा करने का इरादा दिखा रहा है। लेकिन इसे आईएनडीआई अलायंस के नेता, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बता रहे हैं कि नफरत फैलाने वालों के साथ जाने का ये प्रभाव है। क्या ये प्रभाव है और क्या करीब 18%, 17.70% वाले इस वोट बैंक को, जिसे माना जाता है कि एक मुश्त होकर वोटिंग करने की प्रवृत्ति रही है, उसका नुकसान झेलना संभव है, वो भी तब जब चुनाव अगले साल नजदीक है। हमारे साथ इस सवाल का जवाब देने के लिए कुछ मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा दे। हमारे साथ आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अरुण जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी की ओर से हेमराज राम जी जुड़े हुए हैं और कांग्रेस की ओर से, माफ कीजिएगा, जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए हेमराज जी जुड़े हुए हैं और कांग्रेस की ओर से निधि पांडे जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हेमराज जी, सवाल आपसे यही, क्या ये दिल का दर्द है? काम आप कर रहे हैं, इनाम कोई और ले जा रहा है, समुदाय विशेष आपको वोट नहीं कर रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो बयान दिखाया जा रहा है, पूरा बयान नहीं दिखाया जा रहा है, अधूरा बयान दिखाया जा रहा है। हमारे पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय केंद्रीय मंत्री ललन बाबू ने जो कहा, वो अपनी भावना को, अपनी पीड़ा को कार्यकर्ताओं के बीच में व्यक्त कर रहे हैं। वो कार्यकर्ताओं की मीटिंग में उन्होंने बोला, वो अपनी पीड़ा को व्यक्त किया कि आदरणीय नीतीश कुमार जी सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोगों के लिए बढ़ चढ़ करके काम किया है, पूरी ईमानदारी से काम किया है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं बरता है और खासकर अल्पसंख्यकों के लिए अच्छा काम किया है। चाहे वो बजट की बात अगर आप देखें तो 2005-06 में 3.53 करोड़ रुपया मात्र बजट था और 24-25 में वो बजट 700 करोड़ रुपया का हो गया है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार जी किस तरह से अल्पसंख्यकों के हित के लिए, उनके सामाजिक पिछड़ेपन के लिए, आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कैसे वो बढ़ चढ़ करके काम कर रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में चूंकि उन्होंने अपने दर्द को बयां किया है, दरअसल इस बयान को सिर्फ एक पक्षीय दिखाया जा रहा है और उसमें मैं ये कहूँगा कि भाषा को नहीं, भाव को समझने की जरूरत है। जो उनका भाव प्रदर्शित हो रहा है वो इस रूप में हो रहा है, वो अल्पसंख्यकों के प्रति कोई बैर
और दुश्मनी की बात नहीं कर रहे हैं, द्वेष की बात नहीं कर रहे हैं, ईर्ष्या की बात नहीं कर रहे हैं। वो बखान कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने अच्छा काम किया है, फिर भी जितना वोट मिलना चाहिए उस हिसाब से नहीं मिल पाता है। वोट अभी बेलागंज का चुनाव हुआ जी, अल्पसंख्यकों ने वोट दिया जदयू के पक्ष में, हम कैसे इनकार कर सकते हैं। लेकिन इस बयान को तोड़ मरोड़ करके दिखाया जा रहा है। नहीं जो नहीं, उचित तोड़ मरोड़ कर हम नहीं दिखा रहे हैं। आप अगर ये कह रहे हैं कि इसके आगे कुछ कहा गया है, इसके पीछे कुछ कहा गया है, तो उससे हम इनकार नहीं करेंगे, लेकिन तोड़ मरोड़ कर ये सही नहीं है। बहरहाल जो दर्द, जो भाव की आप बात कर रहे हैं, जेडीयू ने 11 मुस्लिम कैंडिडेट दिए थे बीते चुनाव में, एक भी कैंडिडेट को जीत नहीं मिली, तो शायद ये दर्द छलक रहा होगा। चलिए हम अरुण जी से समझ लेते हैं। अरुण जी, ये किस तरह से देखा जाए? क्या ये माना जाए कि जेडीयू ये मान चुकी है, सत्ताधारी खेमा ये मान चुका है कि आगे वो चुनाव में बिना मुस्लिमों के आगे बढ़ने की कोशिश में जुट गया है? देखिए दीपक जी, समझने वाली बात है, संगत से गुण हो, संगत से गुण जात। यही ललन सिंह जी जब महागठबंधन में होते हैं, तेजस्वी यादव जी के साथ होते हैं, तो इनका भाषा, इनका बयान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किस तरह से होता है, अमित शाह के खिलाफ, नरेंद्र मोदी जी के, आज तक इनके मुख से इस तरह का बयान नहीं सुने होंगे। वहीं आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं, जो लगता है ललन सिंह अब पूरी तरह भाजपाई और संघी मानसिकता के हो चुके हैं। और जिस तरह से इनका बयान आया, निश्चित रूप से जदयू का जो आंतरिक चरित्र, जो भाव है अकलियतों के लिए, वह भाव उजागर हो गया है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। ऐसे भी उजागर है, पब्लिक डोमेन में है, जब जब एनडीए सरकार ने अकलियतों के खिलाफ कदम उठाने का काम किया है, विरुद्ध काम करने का काम किया है, तब तब जब जदयू ने एनडीए का समर्थन करने का काम किया, एनडीए का साथ देने का काम किया। कई एग्जाम्पल है, चाहे सीएए की बात कर लें, ट्रिपल तलाक की बात कर लें, चाहे एनआरसी की बात कर लें, चाहे वक्फ बोर्ड की बात कर लें, हर जगह आप भारतीय जनता पार्टी के साथ इनको खड़े देखे होंगे। यही अकलियतों के साथ और उसके प्रति ही रवैया नहीं, जदयू का भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के बाद नीतीश बाबू का दलितों के प्रति, अति पिछड़ों के प्रति, पिछड़ों के प्रति भी यही रवैया सामने आ चुका है। आप देख रहे हैं लगातार एनडीए की सरकार, केंद्र की सरकार आरक्षण पर हमला कर रही है, लेकिन नीतीश बाबू चुपचाप मौन साधे हुए हैं। आप लगातार देख रहे हैं बिहार में किस तरीके से केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार जहर फैलाने का काम कर रहे हैं, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, उन्मादी भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन नीतीश बाबू मुख्य दर्शक बने हुए हैं। किस तरह से बिहार में आप देख रहे हैं भाजपाइयों द्वारा तलवार बांटा जा रहा है, मतलब खुली छूट दंगाइयों को दे रखे हैं। वही नीतीश कुमार जी, याद करिए दीपक जी, ये कहा करते थे नीतीश बाबू कि हम 3C से किसी भी कीमत पे समझौता नहीं करेंगे, लेकिन आज क्या मजबूरी आ गई, नरेंद्र मोदी जी के चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं और 3C से भी बिहार में समझौता कर लिए। C से क्राइम, C से करप्शन, C से कम्युनलिज्म। अब खुला ये किताब की तरह अब जदयू के जो नीति है, नियत है, सिद्धांत चलिए, है, तो जेडीयू की नीति, नियत और सिद्धांत को खुली किताब की तरह अरुण जी बता रहे हैं। निधि जी के पास चलते हैं और उनकी भी एक प्रतिक्रिया लेते हैं। निधि जी, जेपी आंदोलन के बाद से जो सियासी जानकार है वो मानते हैं कि जो अल्पसंख्यक वोट बैंक है वो कांग्रेस से थोड़ा अलग हुआ और लालू प्रसाद यादव के आने के बाद, सियासी उनके उभार के बाद जो मुस्लिम वोट बैंक है वो उनके साथ जुड़ गया। तो कांग्रेस जब महागठबंधन के साथ है तो अब एक मौका देख रही है जेडीयू की तरफ से या एनडीए की तरफ से इस तरह के बयान आने के बाद कि 17.70% जो वोट बैंक है उसे अपने साथ एकमुश्त जोड़ा जा सके। और एनडीए खेमे की राजनीति को किस तरह से देख रहे हैं? दीपक जी, पूरा देश जब संविधान दिवस कल मनाएगा तो संविधान सिर्फ मनाने का ढोंग नहीं करना चाहिए लोगों को।
संविधान को पढ़ना चाहिए कि उसमें सभी जाति सभी धर्म के लोग को बराबर का दर्जा दिया गया है। और हम ललन सिंह जी पे एक बात कहना चाहते हैं कि ललन सिंह जी केंद्रीय मंत्री हैं, कद्दावर नेता है जदयू के, और वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? इसलिए बयान दे रहे हैं कि अब उनको केंद्रीय मंत्री से और कुछ मंत्री बनना होगा, इसीलिए मोदी जी को खुश करने के चक्कर में लगे हैं। कुछ दिन पहले आप देखे थे नीतीश जी मोदी जी का पैर छू रहे थे। क्यों भाई? इसके पीछे की कहानी समझिए कि कहीं ना कहीं कुछ स्वार्थ है। और वैसे भी ये जो जदयू वाले हैं, जैसे भाजपा सांप्रदायिकता फैलाती है सब जगह, वहां का इधर उधर मार करवाओ, काट करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, उसी के तर्ज पे भाजपा के साथ जदयू है। तो जदयू का भी जो मन में जो गड़ा हुआ है, बसा हुआ है, वो चीज बाहर आ रहा है। और मुसलमान भाइयों के खिलाफ ऐसी ऐसी बात हम तो कह रहे हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आज अगर आप ये कहते हैं खुल के कि वोट नहीं दिया, 1% भी अगर आप दे दिए होंगे तो आगे से याद रखिएगा कि क्या क्या ये लोग बयान देते हैं। ये सिर्फ राजनीति है। भारत देश पे सबका हक है, सबका बराबर हक है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो हो, सारे लोग का हक है। आप ऐसे करके आप अलग अलग करके किसी पे बयानबाजी नहीं कर सकते हैं। और आप सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को खुश करने के लिए, या अपने मन को, आपके मन में दबा होगा कि मुसलमान भाई ऐसा नहीं किए तो हम ऐसा कहें। तो देखिए, वोट पड़ता है तो वोट तो हम तो कहते हैं कि हाँ मुसलमान भाई नहीं देंगे आपको वोट, दिए भी होंगे तो अब नहीं देंगे। किस बेस पे देंगे? आप क्या किए हैं उनके लिए? कोई काम आप नहीं किए हैं। नीतीश जी क्या किए हैं बिहार में? करप्शन बढ़ गया, महिलाएं असुरक्षित हैं। हम आपका बोल रहे हैं, क्या किया? करप्शन बढ़ गया, महिलाएं असुरक्षित हैं। करप्शन और उन मुद्दों पर हम बाद में जाएंगे। अभी अल्पसंख्यक विषय पर बात कर रहे हैं। 2005 के बाद अल्पसंख्यकों के लिए निधि जी, हम यूपी में बाद में जाएंगे। अभी हम बस ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि बिहार के अल्पसंख्यक मतदाता, जिनकी आबादी करीब 17.70% है, एक बड़ा निर्णायक वोट बैंक जो करीब 40 से 45 सीटों पर सीधा प्रभाव रखता है निर्णय को किसी भी पक्ष में कर देने के, क्या उसका नुकसान झेला जा सकता है? हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं। सवाल तो पूछेंगे, मैं हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। और ब्रेक से पहले चर्चा में निधि जी से बात रुकी थी और फिर वहीं से शुरू करते हैं। निधि जी ने कहा था कि सबको बराबरी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन ये कौन नहीं जानता कि भारत की सियासत में, किसी भी राज्य की सियासत में जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो बराबरी का नहीं, बराबरी से 2 कदम आगे बढ़कर उन्हें विशेष दर्जा दिया जाता है ताकि वो एकमुश्त वोट बैंक उनके साथ आ जाए। लेकिन जेडीयू को ऐसा लगता है, ललन सिंह को विशेष रूप से ऐसा लगता है कि वो वोट बैंक उनके साथ नहीं आ पाया। और जेडीयू जिसके साथ है बीजेपी, बिहार के बीजेपी के नेता साफ तौर पर कह रहे हैं कि जितना उनके लिए किया गया उतना वोट उन्हें नहीं मिल रहा है। निधि जी, सबको बराबरी का दर्जा है, लेकिन इसे समुदाय विशेष कहा जाता है, इन्हें विशेष दर्जा दिया जाता है। क्या लगता नहीं है कि अब वो समय खत्म हो गया? जेडीयू नेता ये मान रहे हैं, सत्ताधारी खेमा ये मान रहा है कि अब तुष्टीकरण नहीं, अब बराबरी का ही दर्जा दिया जाएगा, जितना काम होगा सबके लिए होगा। बिहार में काम हो, ये बड़ी बात है। बिहार में तो काम ही नहीं होता है, सिर्फ बात। नीतीश सरकार में सिर्फ बात, सिर्फ प्रचार होता है। जैसे मोदी जी प्रचार पे प्रचार करते हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वैसे ही उसी तर्ज पे नीतीश जी सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं। हम लोग सरकार महागठबंधन के साथ थे नीतीश जी, तो देखे आपकी कितना जल्दी तेजस्वी के साथ हुआ, ये जरा बता दीजिए ना कि 2005 से हम पहले, यही तो कह रहे हैं कि पहले काम 2005 तक और दूसरी बात ये है, अल्पसंख्यकों के लिए कौन सा काम हुआ, उनके हित के लिए, उनके सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, पहले तो आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कौन सा ऐसा काम किया गया? तो ऐसा बयान देना ही नहीं चाहिए।
केंद्रीय मंत्री को, उन पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जी ने कोई उन्होंने बयान ऐसा कुछ किया नहीं कि कहा, उनके भावना उन्होंने को ऐसा ठेस कुछ नहीं कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मतदाता उनसे नाराज हैं तो उन्हें वोट नहीं देंगे, और अगर वोट नहीं दे रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हमने आपके लिए किया, क्या क्या किया इसका भी बयान दिया जा रहा है। लगातार नीतीश कुमार चुनावी सभा में, जब लोकसभा की सभा में खड़े होते थे मंच पर से, तो याद दिलाते थे कि हमने आपके कब्रिस्तानों की घेराबंदी की, मदरसों में शिक्षकों की भर्ती की है, और मस्जिदों का स्वरूप बदला है, मदरसों का स्वरूप बदला है, उनके लिए बेहतर योजनाएं चलाई गई है, छात्रों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई गई है, सारी चीजें कहते थे। और ये विशेष रूप से कहते थे कि हमारे आने के बाद कोई दंगा नहीं हुआ। फिर भी इतना करने के बाद हेमराज जी, अगर वोट नहीं मिलता है तो क्या ये मानकर चला जाए कि अब विशेष दर्जा समुदाय विशेष को नहीं दिया जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे आदरणीय नेता ललन बाबू ने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, कार्यकर्ताओं के बीच में वो बोल रहे थे, और उनकी भावना थी। नहीं, तो भावना थी तो कार्यकर्ता ये समझेंगे ना कि अब उनके चिरौरी करने की जरूरत नहीं है, उनका पैर पकड़ना जरूरी नहीं रहा। इतना काम किए हैं फिर भी हमें वोट उस हिसाब से नहीं मिलता है, तो कार्यकर्ताओं के बीच में कह रहे थे कि हमें और बेहतर काम करने की जरूरत है, ताकि उनमें विश्वास और भरोसा ज्यादा जगे। मतलब आप और विशेष तरजीह उन्हें देना चाहते हैं। 2005 के बाद सरकार गठन हुआ एनडीए का, निधि जी की बात, नीतीश कुमार जी ने 8,500 कब्रिस्तानों की घेराबंदी। ठीक है हेमराज जी, निधि जी की एक बात है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया, क्या वो डरा रहे थे? निधि जी ये कह रहे थे, उनके लहजे में चेतावनी मानी जाए। कांग्रेस ने किया था 2005 से पहले और आजादी के बाद मुसलमानों को सिर्फ डराया गया, और डरा करके उनको वोटों को लेने का काम किया गया। नीतीश कुमार की सरकार में किसी को डरने की जरूरत नहीं हुई। बेखौफ लोग रहते हैं। 2005 से पहले सांप्रदायिक दंगे हुआ करते थे, तो ये तो कह रहे हैं ना, 2005 के बाद सांप्रदायिक दंगे बंद हो गए। एक सेकंड, 2005 से पहले जो भागलपुर में सांप्रदायिक दंगा हुआ था, उसके आरोपी कामेश्वर यादव को लालू जी ने बचाने का काम किया था। नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आते हैं तो भागलपुर दंगे की सहयोगियों से तलवार बंटवाते हैं, ये भी तो अरुण जी कह रहे हैं ना। नहीं हेमराज जी, सहयोगियों से तलवार बंटवाते हैं, उसे सजा मुकर्रर किया। सहयोगियों से तलवार बंटवाते हैं, ये भी अरुण जी ने कहा। देखिए, सहयोगी से तलवार बंटवाने की बात नहीं है, हम तो सब कहते हैं कि बिहार के अंदर शांति, सद्भाव, भाईचारा कायम है, कानून का राज स्थापित है। जो कोई भी कानून को तोड़ने की कसम, तो ये चेतावनी नहीं, ठीक है, अरुण जी की बात सुन लेते हैं। बिहार में भी हम इस मामले में कोई समझौता नहीं करना चाहते। चलिए, अच्छी बात है, कोई समझौता नहीं होना चाहिए। ठीक है निधि जी, एक सेकंड, अरुण जी की बात सुन लेते हैं। अरुण जी, देखिए दीपक जी, बार बार अभी हमारे जदयू के प्रवक्ता बोल रहे थे 2005 के पहले लगातार यह मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं जी 2005 के पहले कुछ था ही नहीं। विचित्र स्थिति। मैं तो अन्य विषय पे नहीं जाना चाहूंगा, बहुत लंबा हो जाएगा। शायद इनको पता नहीं है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने अकलियतों के लिए कितना बेहतर काम किया, कई काम किए। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का गठन आदरणीय लालू यादव जी ने अपने शासनकाल में करने का काम किया। अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी दर्जा हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी ने देने का काम किया। 12,500 से अधिक उर्दू शिक्षकों की बहाली आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने करने का काम किया। एसडीओ हो, बीडीओ हो, एसपी हो, डीएसपी हो, कई जगह ऐसे बड़े बड़े पदों पर हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी ने अकलियत समाज के लोगों को बैठाने का काम किया। मतलब पूरी व्यवस्था का इस्लामीकरण करने का प्रयास किया गया, और उसका फल ये मिला कि 15 साल तक निर्बाध शासन चला। और ये लोग कहते हैं, ये लोग तो संघियों के साथ कदम ताल चल रहे हैं। आप ठीक ही कहा, तलवार बांटा जा रहा है, कह रहा अररिया में रहना होगा तो विद्यालय बनाया, अरे लेकिन एक छात्रावास नहीं बनवाया। पूरे बिहार में एक भी जिला में एक भी छात्रावास नहीं बनाया। आपको पता नहीं है, नीतीश कुमार जी ने 84 अल्पसंख्यक छात्रावास की निवृत्ति अवलक्ष्य रखा, जिसमें 49 अल्पसंख्यक छात्रावास संचालित हो रहे हैं। बातें हैं, आप लोग जुमलेबाजों के साथ बिहार में करने लगे। अल्पसंख्यक बनाने के लिए, के शिक्षा में सुधार के लिए, गरीब अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा में सुधार के लिए ठीक है अरुण जी, हेमराज जी, एक सेकंड, एक सेकंड, हेमराज जी, बिहार में
हेमराज जी एक और सेकंड, ठीक है अरुण जी एक सेकंड, एक सेकंड, निधि जी एक सेकंड, अरुण जी एक सेकंड। अब तक जो कुछ हुआ हम समझ पा रहे हैं कि किस तरह से अल्पसंख्यक वोट बैंक को अपने साथ रखा जाए, किस तरह से उन्हें यह एहसास दिलाया जाए कि हमने आपके लिए किया है, आप हमारे साथ रहें। सामने वाला सिर्फ आपके नाम का इस्तेमाल कर रहा है और आपका हितैषी होने का दिखावा कर रहा है। ये दोनों खेमों की तरफ से बातें आ रही निधि जी, लेकिन अभी की सियासत में एक बदलाव आ रहा है। एक पीके फैक्टर सामने आया है। जनसुराज हाल ही में हुए 4 सीटों पर उपचुनाव में जो अल्पसंख्यक मतदाता हैं उनके साथ उनका लगाव देखने को मिला है। पीके खुलकर एआईएमआईएम की जो बिहार में एंट्री हुई है, पीके उसी लाइन पर अपनी सियासत ले जाना चाहते हैं। तो हम एक सवाल अपने तीनों मेहमानों से पूछना चाहते हैं कि अल्पसंख्यकों को लेकर इस तरह की खुलकर बयानबाजी क्या जनसुराज की सियासी एंट्री के कारण हुई है? अरुण जी आपसे जानना चाहेंगे, क्या माई समीकरण में सेंध लगाने के लिए जनसुराज सक्षम दिख रहा है? देखिए, ये जो मतलब हमारे भारत सरकार में केंद्र मंत्री हैं ललन जी का जो बयान आया है जदयू नेताओं का, ये असली चरित्र उजागर हुआ है और ये इनके डीएनए में अब संघी और मानसिकता, नफरत फैलाने वाली सारी चीजें अब आ गई। अरुण जी हम ये मान लिए कि आप ये समझ रहे हैं कि जेडीयू को अल्पसंख्यक वोट से कोई मतलब नहीं है, आपका ये मानना है, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो आपके साथ हैं क्या उसमें सेंधमारी हो सकती है? बिल्कुल नहीं, मेरे साथ हम तो गरीब गुरबों की बात करते हैं, अंतिम पैदान के लोगों की बात करते हैं, A to Z की बात करते हैं, बात की बात करते हैं, सबों की बात करते हैं। चलिए सबों की बात करते हैं। निधि जी आपसे भी संक्षेप में, समय कम है। सांप्रदायिक उन्माद फैला के क्या ये वोट जो आपके साथ था आपके साथ बरकरार रहेगा? महागठबंधन सरकार जो है वो सबको लेके चलती है, A to Z की बात करती है। उसमें आप चाहे आरजेडी देखिए, चाहे कांग्रेस देखिए, चाहे सीपीआई, जो भी है सब हम लोग साथ लेके चलते हैं, क्योंकि हम लोग संविधान पे भरोसा करते हैं, संविधान की बात नहीं करते हैं। और हेमराज जी ये कह चुके हैं कि आप सिर्फ डरा डरा कर उन्हें अपने साथ रखे हुए हैं, लेकिन हेमराज जी एक चीज और, दो रीजन है जल्दी। जो बयान ललन सिंह जी ने दिया, इसका 2 कारण झलक रहा है। एक तो मुसलमान भाइयों के प्रति उनका जो हो सकता है नफरत हो, भाजपा के साथ रह के वो भी संगति से गुण होत है और संगत से गुंजात। और दूसरी बात कि मोदी जी जैसे सांप्रदायिक देश में फैलता है, भाजपा वाले फैलाते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, लड़वाते हैं, पूरे देश में देख रहे हैं। यूपी में देखिए क्या हुआ। ठीक है, वो देख चुके हैं। हेमराज जी एकदम संक्षेप में सीधा सा जवाब, क्योंकि सीधा सा सवाल हमारा। ठीक है निधि जी, समय नहीं है, लोग देते हैं। ठीक है हेमराज जी, अगर साथ नहीं है तो जाएं जहां जाना है, क्या परवाह है, इसलिए खुलकर बयान दिया जा रहा। देखिए ऐसी कोई बात नहीं, हम मुसलमानों को डराकर करते हैं, हम मुसलमानों को डराकर उसका वोट नहीं लेना चाहते, लेकिन हमने सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोगों के लिए काम किया है और अल्पसंख्यकों के लिए भी विशेष रूप से काम किया है। हम उसे डराने धमकाने की बात नहीं करते हैं, हम डराने वाले धमकाने वाले पार्टियों के साथ हमें तो सबके लिए काम किया है। और आप ये बता दीजिए कि जब आप कहते हैं कि हम माई समीकरण की पार्टी, अरे भाई माई समीकरण की बात कर रहे हैं, बाप की पार्टी है, A to Z की पार्टी है। आप बहरहाल समय खत्म हो गया, समय खत्म हो गया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हेमराज राम जी, निधि पांडे जी और अरुण यादव जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। 2025 का सियासी समीकरण क्या बदलेगा, इस बयान के साथ उसकी शुरुआत मानी जाए, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, अगली बार एक और सवाल के साथ हम मौजूद रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।